नमस्कार दोस्तों। ये हमारी पुस्तक पढ़ने की श्रृंखला का आज पहला दिन है, जिसमें हम सबसे जो पहली पुस्तक का चुनाव जो कर रहे हैं, वो है आषाढ़ का एक दिन, जिसको लिखा है मोहन राकेश ने। ये एक नाटक है जिसका सबसे ज़्यादा मंचन हुआ है और बहुत ही अच्छा नाटक है, तो आप सभी को ये पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि है कि हर दिन हम एक मध्य रात्रि में जब सारे लोग शांत रहते हैं, सो जाते हैं, तब 20 मिनट टाइम निकाल कर हम पुस्तक ये पढ़ेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ ख़त्म करेंगे। तो बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए हम इस पुस्तक को शुरू करते हैं। आज ये पहला दिन है। आपको ये किताब की पीडीएफ कहीं भी आप मिल जाएगी, आपको नेट पे आप सर्च करके आप 175 की बुक भी मिलती है, इसको आप ले सकते हो और जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप इसको लेके पढ़ सकते हो। सबसे पहले पात्रों के नाम से हम शुरू करते हैं। सबसे पहली पात्र का जो नाम लिखा है वो है अंबिका। अंबिका गांव की एक वृद्ध महिला है। दूसरा नाम है मल्लिका। मल्लिका उसकी पुत्री है और इस नाटक की नायिका मल्लिका ही है। तीसरा नाम है कालिदास, जो एक कवि है, ये भी एक मुख्य पात्र है इस नाटक के। चौथा है दंतुल, जो एक राजपुरुष है। मातुल, जो कवि मातुल के नाम से आते हैं। निक्षेप, जो एक गांव के पुरुष है। विलोम, जो एक गांव का पुरुष है, ग्राम पुरुष लिखा हुआ है। और विलोम भी एक मुख्य पात्र है इस नाटक के। तो मुख्यतः इस नाटक के अगर 3 मुख्य पात्रों की बात की जाए तो इसमें आती है मल्लिका, कालिदास और विलोम। फिर रंगिनी का नाम लिखा है, जो एक नागरी है। संगिनी का नाम लिखा है, जो एक नागरी है। अनुस्वार, जो है एक राज अधिकारी है। और अनुनासिक, जो है वो एक राज अधिकारी है। लास्ट जो नाम आता है वो एक प्रियंगु मंजरी है, जो एक राजकन्या है और कवि की पत्नी है। अंतर वस्तु में इस नाटक में मुख्यतः 3 अंक हैं। अंक 1 की शुरुआत करते हैं। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। ये जो डिटेल्स दी गई हैं, जनरली नाटक है तो ये डिटेल्स नाटक में होती है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है, जहां से बीच बीच में बिजली कौंती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोके से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुसा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाग छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं। उनमें से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान पटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह एक लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है।
मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसे कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूं। उसके केशों को चूमकर खड़ी होती है, ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है मां? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से देखती है। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल पर है। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु मां। एक पॉज आता है। द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं है। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। चारों ओर धुआरे मेघ घिराए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया। फिर बूंदें पड़ने लगी। अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई दे जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चिन्हमय। मैं चाहती थी कि उसे अपने आंखों में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। गुनगुनाने लगती है। कुवल्य दल नील रुस्त्रस्तमैनस्तमा। गुनगुनाने लगती है। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ? यहीं रहने दूं? मृदु पवन विधुतय मैद मंदम चलब्धि अपहत मिव चेतस्त्योद्य शेन्द्र चापय पथिक जन वधुनाम तदियोगा कुलानाम। संस्कृत में गुनगुनाने लगती है। बाहर आ जाती है। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसा वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूं। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करो? मल्लिका, कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रखाती है। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। मुझे बताओ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका बोलती है, दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी पॉज। मल्लिका बोलती है, नहीं मां, विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूं जो विश्राम करूं। मुझे तो अब भी अपने बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है।
रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं? ऐसा करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ ना कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका बोलती है, कुछ नहीं मल्लिका, कभी कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों की शब्द सुनाई देते हैं। अंबिका उठकर झरोखों के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका बोलती है, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका बोलती है, संभवतः राज के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये क्या कर रहे हैं माँ? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है या कभी महामारी की। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका बोलती है, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका बोलती है, ना जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाहों से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ तुमने बात नहीं बताई। मल्लिका बोलती है, माँ तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है, उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका बोलती है, अग्निमित्र आज लौट आया है। आज उठाकर उनके स्थान पर चली जाती है, छाछ उठाकर उनके स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका बोलती है, लौट आया है, कहाँ से? अंबिका बोलती है, जहां मैंने उसे भेजा था। मल्लिका बोलती है, तुमने भेजा था? ओंठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थ का प्रलाप करती हूँ। अंबिका धान को मुट्ठी में ले लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका बोलती है, मैं देख रही हूं तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है, कहते हैं। मल्लिका बोलती है, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का अधिकार नहीं। अंबिका बोलती है, मैं कब कहती हूं मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटककर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका बोलती है, मैं तुम्हारी अधिकार की बात नहीं कह रही। अंबिका बोलती है, तुम ना कहो, मैं कह रही हूं। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका बोलती है, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका बोलती है, मैं जानती हूं तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका लेती है। मल्लिका बोलती है, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का व्रण किया है। मेरे लिए वह संबंध और उन संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरों पर रेखाएं खिंच जाती हैं। अंबिका और मुझे ऐसी भावना में अंबिका बोलती है, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल, अनश्वर, हाँ। मल्लिका बोलती है, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका बोलती है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है।
भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्ण मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका बोलती है, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। अंबिका फिर धान पटकने लगती है। अंबिका बोलती है, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका बोलती है, सच तो है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका बोलती है, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ खिंच जाती हैं। मल्लिका बोलती है, माँ। अंबिका बोलती है, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है। क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर को चल देती है। मल्लिका बोलती है, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका बोलती है, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हरण शावक को बाहों के लिए पुचकारता हुआ आता है। हरण शावक के शरीर में लहू टपक रहा है। कालिदास बोलता है, हम जिएंगे हरण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल ध्रुवा खाएंगे, खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका बोलती है, यह आहत हरण शावक, यह ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यह भी? कालिदास बोलता है, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हर शावक को वज्र से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे, हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किस भाजन में ले आऊं? किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका बोलती है, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर आते जाते देखा। माँ कहती है कि जब ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है।